तो बेसिकली हम लोग ये सब कमांड पढ़ रहे हैं। सी डी एल एस सी पी ये सब आज देख लेंगे क्या होता है ये सब। ठीक है। ठीक है, हम लोग आज कौन सा देखते हैं कमांड। और साइज इसकी बढ़ा देते हैं, सही रहेगा देखने में भी। अब थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा ना। यस। चलिए थोड़ा cd कमांड के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। cd कमांड को, cd मतलब चेंज डायरेक्टरी, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे अब। तो सिंटेक्स कैसा होता है कि आप cd लिखिए, स्पेस दीजिए, और उसके बाद आपको जो जिस डायरेक्टरी में जाना है, मतलब नेम ऑफ डायरेक्टरी, यहाँ लिख देते हैं डायरेक्टरी नेम। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाना है, ये सिंटैक्स है। ठीक है। तो ऐसे हम लोग जिस डायरेक्टरी में जाना है लिख देते हैं। ठीक है। तो जैसे हमें रूट डायरेक्टरी, अभी पहले तो हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंटली हम किस डायरेक्टरी में मतलब है। तो प्रेजेंटली हम लोग माय कंप्यूटर के होम के अंदर पीए में है। पीए इज अ नेम ऑफ ग्रुप। ठीक है। अब हमको जाना है रूट डायरेक्टरी पे, रूट फोल्डर पे। तो हम लोग क्या करेंगे, सी डी स्लैश, और हम क्या कर देंगे, एंटर दबा देंगे। तो हम लोग अब रूट डायरेक्टरी में आ गए। तो अब हम लोग चेक करेंगे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी pwd कमांड, और एंटर दबाएंगे तो देखिए अब क्या दे रहा है। ये पहले हम लोग इस पे थे, अब हम लोग रूट डायरेक्टरी पे आ गए। अब जैसे हम लोग को कहाँ जाना है, डॉक्यूमेंट फोल्डर में, डायरेक्टली डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाना है। तो देखिए दो तरीका है, एक हम एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हैं और एक रिलेटिव पाथ दे सकते हैं उस डायरेक्टरी में जाने के लिए। तो ये दोनों होता क्या है, एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ, वो देख लेते हैं। तो सपोज हम लोग अभी देते हैं, कौन ज्वाइन किया भाई, हाँ हम लोग यूज करना चाह रहे हैं अब रिलेटिव पाथ। तो रिलेटिव पाथ जैसे हम लोग चाहते हैं, तो एक मिनट, ये अभी हम लोग रूट फोल्डर पे हैं। ठीक है। हम जाना चाहते हैं होम डायरेक्टरी में। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, होम। तो होम डायरेक्टरी पे आ गए। ठीक है। अब हम लोग जाना चाहते हैं यूजर नेम पीए। ठीक है, ये हो गया। एंड अब हम लोग जाना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में। तो ये क्या हो गया, हम लोग डॉक्यूमेंट्स में आ गए। तो अभी हम लोग प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखेंगे, तो होम के अंदर पीए के अंदर डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्स में अभी हम लोग प्रेजेंटली वहां है। ये हो गया एब्सोल्यूट पाथ देना। ठीक है, एक एक स्टेप करके जा रहे हैं, डायरेक्टली जंप नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कमांड हम इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, तो इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है। हम लोग अब रिलेटिव पाथ यूज करते हैं। तो सबसे पहले सीडी करेंगे तो हम लोग कहाँ आ जाएंगे, होम पे आ जाएंगे, होम पे है ये देखिए। अभी हम लोग
या हम डायरेक्ट रूट पे आ जाते हैं, रूट से डायरेक्ट डॉक्यूमेंट में जंप करना चाहते हैं, तो ऐसा कर दिया। तो हम लोग अभी हम लोग कहाँ आ गए, रूट फोल्डर पे। अब रिलेटिव पाथ हम लोग देंगे, तो हम लोग को कहाँ जाना था, कैसे कैसे, होम, होम के अंदर pa था, स्लैश डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ऐसे हम पूरा फुल पाथ लिखेंगे, जिस डायरेक्टरी में हमें जाना है, एक्सेस करना है। तो फुल पाथ लिखना मतलब एब्सोल्यूट पाथ होता है। फुल पाथ लिख दे मतलब हम एब्सोल्यूट पाथ। अगर स्पेलिंग वगैरह आप लोग मिस्टेक कर देंगे तो एरर आएगी। तो अभी हम लोग कहाँ आ गए, डायरेक्टली यूजिंग एब्सोल्यूट पाथ हम डायरेक्टली डॉक्यूमेंट में जंप कर गए। अब डॉक्यूमेंट्स में है क्या, एक जावा नाम का फोल्डर है और दो टेक्स्ट फाइल है। एक मतलब एक ये ऑफिस वाली फाइल है और ये txt फाइल है। तो cd कमांड का हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हम एक फोल्डर यहाँ क्रिएट करते हैं, जैसे फोल्डर इसी में डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक क्रिएट कर देते हैं, मैनुअली अभी करते हैं। न्यू फोल्डर माई लाइनेक्स, ठीक है। माई लाइनेक्स नाम का एक फोल्डर हम लोगों ने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अ, देखिए हम लोग को जावा फोल्डर पे विजिट करना है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, स्लैश cd एंड जावा कर देंगे, तो हम लोग जावा में आ जाएंगे। हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग अभी करंटली जावा फोल्डर में, ठीक है। एक स्टेप बैक आते हैं, मतलब हम डॉक्यूमेंट फोल्डर में आते हैं। अब हम लोग माई लाइनेक्स वाले फोल्डर पे जाते हैं, और ध्यान दीजिएगा माई लाइनेक्स फोल्डर में के नाम में माई और लाइनेक्स के बीच में स्पेस है। तो देखिए इसको हम लोग अगर ऐसे लिखते हैं तो ये शो करेगा एरर, ठीक है। कैसे करेगा, ये दे देगा बैश कमांड cd टू मेनी आर्गुमेंट। ये एरर आ रही है। एक्चुअली में ये एरर क्यों आती है, होता क्या है, जब cd कमांड हम लिखते हैं और उसके बाद उस डायरेक्टरी का नाम लिखते हैं, तो उस डायरेक्टरी का पहला वर्ड को ही वो आर्गुमेंट मानता है और उसी पे डायरेक्टली वो जंप कर जाता है। उसके बाद स्पेस दे के अगर कोई आप वर्ड लिखेंगे तो उसको वो एज अ इनपुट, एज अ आर्गुमेंट वो ट्रीट नहीं करेगा, उसको स्किप कर देगा। वो सबसे पहले माई देखेगा, ठीक है। उस माई देख लिया, लाइनेक्स को रीड ही नहीं करेगा, स्किप कर देगा। टू मेनी आर्गुमेंट लिखा है ना, तो इस ऐसे फोल्डर पे हमें जंप करना है, तो उसका क्या तरीका है, तो टू मेनी आर्गुमेंट वाला हमें एरर दूर करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तीन तरीके हैं उसके। सबसे पहला तरीका तो सिंगल कोट में उस फोल्डर का नाम लिख दीजिए। तो अब डायरेक्टली आप देखिए उस पर विजिट कर गए। अभी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में हम लोग देखेंगे तो कहाँ, माई लाइनेक्स में, ठीक है। फिर से आते हैं एक बैक, एक स्टेप बैक आते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट फोल्डर में। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, आप डबल कोट में इसको लिख दीजिए, डबल कोट्स, ठीक है। इसको डबल कोट्स में हम लोग लिख दिए, तो ये हमारा फिर से हम विजिट कर गए, ठीक है। अब हम लोग तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरा तरीका भी बहुत आसान है। उसके लिए क्या करना है आपको, कैसे लिखेंगे, cd माई लिखा, उसके बाद बैक स्लैश ऐसे लगाया, उसके बाद हम लोग लाइनेक्स लिख देंगे, तो अभी हम लोग उस फोल्डर पे सिंपली विजिट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई कि कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं cd कमांड को, समझ में आ गई ये चीज या नहीं, बोलिए भाई।
यस सर, कर लिया है। हाँ, तो आवाज आवाज तुम लोग किसी की आ नहीं रही है, ये क्या तरीका है भाई। सर वो दूसरी विंडो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टाइम से हम सबका कैमरा ऑन करवाएंगे, ये बात याद रखिएगा। तो हमको पढ़ते हुए सब लोग समझते हुए लेक्चर सुनते हुए दिखने चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक, जो हम काम कर सकते हैं थ्रू सीडी कमांड, वो ये है। अब हम लोग देखना चाहते हैं इस लाइनक्स के अंदर क्या है। तो कुछ नहीं है अभी। कोई ls कर दे लिस्ट ऑल द कंटेंट ऑफ माई लाइनक्स फोल्डर, देन देयर इज नो कंटेंट, माई लाइनक्स एम्प्टी है, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, और डायरेक्ट देखिए अभी हम लोग कहाँ हैं, माई लाइनक्स पे। अगर हम ऐसे करते हैं cd डबल डॉट स्लैश फॉरवर्ड स्लैश डबल डॉट, तो हम लोग कहाँ आ जाएंगे, दो डायरेक्टरी पहले आ जाएंगे, मतलब दो स्टेप पहले आ जाएंगे। माई लाइनक्स के बाहर आ जाएंगे तो हम लोग डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे, फिर डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी के भी बाहर आ जाएंगे तो हम लोग डायरेक्टली होम पे आ जाएंगे। ये क्या हो गया भाई। ठीक है। फिर आप करेंगे तो फिर डायरेक्ट ऐसे ही फिर से कर देंगे तो रूट फोल्डर पे आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कैट कमांड के बारे में, ठीक। कैट कमांड, कैट क्या है ये, कैट इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड इन लाइनक्स। सबसे पहले तो बहुत यूज होता है इसका, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है, बार बार यूज होता है। इसके तीन फंक्शन होते हैं बेसिकली। कैट कमांड को हम तीन पर्पस के लिए यूज करते हैं। पहला तो किसी भी टेक्स्ट फाइल का अगर हमें कंटेंट देखना हो कि उस टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो हम कैट कमांड का यूज करेंगे। दूसरा, कम दो टेक्स्ट फाइल, मतलब एक टेक्स्ट फाइल के कंटेंट को दूसरे टेक्स्ट फाइल में कंबाइन करना, उस पर्पस के लिए करेंगे। और हम नया टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो उस पर्पस के लिए भी हम लोग कैट कमांड का यूज करेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं ताकि आप लोग जो ये सुन रहे हैं बात, वो कहाँ गया, ये इसी में, हाँ लिख देते हैं। हो जाओ पे। आ गया ये, ओके। ये तो हम लोगों ने देखा था उस दिन, ठीक है। कैट कमांड के बारे में यहाँ लिखते हैं, कैट कमांड, ठीक है। ये कैट कमांड है। तो ये क्या है, इट इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड। इट हैज three relative function। तो पहला क्या है, डिस्प्ले टेक्स्ट फाइल, डिस्प्ले टेक्स्ट टेक्स्ट फाइल, ठीक है। तो दूसरा
कंबाइनिंग और कॉपी टेक्स्ट फाइल, एंड तीसरा जो है क्रिएटिंग न्यू टेक्स्ट फाइल। इसका सिंटेक्स कैसा होता है ये देख लेते हैं हम लोग। सिंटेक्स है कि हम लोग को ये कैट लिखना पड़ेगा, उसके बाद ऑप्शन कुछ दे सकते हैं हम लोग, उसके बाद फाइल 1 स्पेस फाइल 2, ऐसे ही करके डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब देखते हैं हम लोग इसको एक्चुअल में यूज करके। इसको क्लियर कर देते हैं। तो हम लोग केवल अगर देखिए क्या करते हैं, हम लोग सीधे ऐसे कैट लिखे, ठीक है, सिंपली कैट लिखे और एंटर प्रेस किए तो देखिए एक आ गया, नई लाइन में आ गया। अच्छा, हम लोग जो भी लिखेंगे यहाँ, जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा और फिर एंटर दबाया तो वही चीज प्रिंट कर दिया। मतलब नॉर्मली विदाउट एनी ऑप्शन अगर हम कैट यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, एक इनपुट के लिए वेट करेगा। जैसे ही हम इनपुट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो जो कुछ भी हम लोगों ने इनपुट किया है वही वो डिस्प्ले कर देगा। जैसे हम लोग करते हैं लाइनेक्स क्लास, फिर हम एंटर किए तो वही चीज ये प्रिंट कर दे रहा है। जो कुछ इनपुट करेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे तो वही ये कर देगा, एज आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। इससे बाहर आने के लिए क्या करें, देखिए हम ऐसे ही करते जा रहे हैं, लेकिन हमारा ये जो कमांड जैसे लिखते हैं p@vcs सेकंड, ये नहीं लिख के आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल+d। कंट्रोल+d करेंगे तो हम वापस से उस कमांड पे आ जाएंगे, जिस मतलब कमांड लाइन पे आ जाएंगे। तो ये तो पहला यूज हो गया कि कैट कमांड का अगर किसी ऑप्शन के बिना ही हम करते हैं तो ये इसका बेसिक फंक्शनैलिटी है। ये इको कर देता है जो भी इनपुट है, इको मतलब डिस्प्ले कराना। ठीक है, अब हम लोग टेक्स्ट फाइल के कंटेंट को प्रिंट कराते हैं। तो कोई टेक्स्ट फाइल है यहाँ की नहीं, पहले तो ये देखते हैं। जैसे इसमें कोई टेक्स्ट फाइल होगा जरूर, इसमें जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर एक output.txt नाम का एक टेक्स्ट फाइल है, उसमें कुछ ना कुछ लिखा है, जैसे ये लिखा है, ठीक है, तो टोटल 12, ठीक है। तो हमको इसको, इसके कंटेंट को प्रिंट कराना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम चले जाएं उस कहाँ चले जाएं, विजिट करें पहले जावा फोल्डर में। तो जावा फोल्डर कहाँ है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और जावा इसके अंदर है। अब कैट और हम अपने txt फाइल का नाम लिख देंगे output.txt। अब इसमें जो कुछ भी लिखा होगा, अच्छा देखिए क्या दे रहा है अब, कि जैसे ही हम लोग एंटर किए तो क्या आ रहा है, लिख पर वो रहा है कि जावा के अंदर नहीं है सर। सर वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो डॉक्यूमेंट के अंदर है। एक मिनट यार, ये डॉक्यूमेंट, अच्छा डॉक्यूमेंट जावा के अंदर नहीं है इसीलिए दे रहा है। तो cd डॉट करते हैं, एक स्टेप वापस आ जाते हैं। अब सेम कमांड हम लोग, तो ये जो कुछ लिखा था वही आ गया है, ठीक है। अच्छा, हम जावा के अंदर सोच लिए थे, चलो जावा के अंदर क्या है, एक सैम, इसमें क्या लिखा है, सैंपल। इसमें भी वही चीज लिखी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम प्रेजेंट डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पे हमें बार बार ओपन नहीं करना पड़ेगा, cd डेस्कटॉप,
अब जो काम होगा इसी पे होगा। और इस क्या कर देते हैं, इसी फाइल को कॉपी कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। कहाँ गया डॉक्यूमेंट, ऐसे अच्छा नहीं, विंडोज जैसे कॉपी पेस्ट। तो डेस्कटॉप पे आ गए, तो सिंपली अब हम कर देंगे कैट आउटपुट। तो ये तो दूसरा हो गया काम इसका कि एको कराने के लिए हो गया। दूसरा, कंटेंट ऑफ जो टेक्स्ट फाइल है उसको हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो ये हो गया। अब हम चाहते हैं दो फाइल को एक साथ, दो फाइल के कंटेंट को एक साथ डिस्प्ले कराना। तो दो फाइल तो है नहीं यहाँ, तो क्या करते हैं इसके लिए, एक बनाना। फाइल और चाहिए हम लोगों को। इस बनाना पड़ेगा। बनाने से अच्छा है, क्या करते हैं, ये माउस हमारा नहीं चल रहा है आज, इसको आ, क्या ऑप्शन दब गया भाई, पेस्ट। तो दो फाइल हमारी यहाँ आ गई। अब इसमें क्या है ये देख लेते हैं, सैंपल डॉट डिस्प्ले वाला ऑप्शन। तो सैंपल डॉट टेक्स्ट में भी यही कुछ है। मान लीजिए कुछ और यहाँ हम ऐड कर देते हैं, हेलो लिख देते हैं, हाउ हाउ और यू कुछ भी लिख देते हैं, उसको सेव कर देते हैं। तो हमारे पास दो फाइल है और हम चाहते हैं दोनों फाइल को एक एक कंटेंट को एक साथ डिस्प्ले कराना। तो फाइल नेम हम लोगों ने 1 लिखा, उसके बाद हम लोग स्पेस दे के ऐसे ही दूसरी फाइल का नाम दे देंगे। इस ये कैपिटल में है, एस टी एक्स टी, ठीक है। ऐसे ही आप जितने नंबर ऑफ फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले कराना चाहते हैं करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये विदा, अगर हम लाइन नंबर इस पे ऐड करना चाहते हैं, ये टोटल 12 रो, ये लाइन नंबर 1 है, और ये लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 3 है, ये लाइन नंबर 4 है, 5 6 7 8, ठीक है। तो चाहते हैं कि लाइन नंबर से ये प्रिंट हो, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो ऑप्शन की बात हम लोग कर रहे थे वो ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। तो वो ऑप्शन हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ, -n, -n लिख देंगे। तो ये क्या कर देगा, एक मिनट, -b, -n भी करेगा, वो थोड़ा सा हमें एडिट करना पड़ेगा उसको। तो ये -n क्या करता है, वो रिमूव कर देगा अननेसेसरी स्पेस को, ठीक है। वो भी लाइन नंबर ही लिखेगा, लेकिन अभी विदाउट स्पेस देख लीजिए। तो -b हम लोग फ्लैग यूज कर रहे हैं। -b क्या करेगा, ये ब्लैंक लाइन जितने हैं उसको स्किप कर देगा, मतलब उसकी नंबरिंग नहीं करेगा, और जिस जिस लाइन में कंटेंट कुछ लिखा है उसकी लाइन नंबरिंग कर देगा। अच्छा, अब -n लिखते हैं तो देखिए क्या कर देगा। अब ये -n करते हैं तो ये क्या कर रहा है, स्पेस को भी इंक्लूड कर रहा है साथ में, स्पेस वाली को भी काउंट कर रहा है और पूरा दे दे रहा है। तो अभी देखिए 12 लाइन है टोटल, और -b फ्लैग का यूज किया है, ऑप्शन का यूज किया है, तो 10 लाइन है। तो हम लोग ऐसे दे सकते हैं, मान लीजिए आपको कोई आउटपुट देखना है और लाइन नंबरिंग चाहते हैं थोड़ा सा अच्छे से डिस्प्ले हो, तो दे सकते हैं ये फ्लैग ऑप्शन का। अच्छा, अब जो अननेसेसरी स्पेस है इसको रिमूव करना चाहते हैं, ब्लैंक लाइन रिमूव हो जाए, एक लाइन में आ जाए, तो उसके लिए हम लोग -s का यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग उसको ओपन करते हैं, कुछ एडिट कर देते हैं, या एडिट करते हैं क्या, ये
सिंपल जैसे देखिए ढेर सारा स्पेस दे दे रहे हैं हम लोग, सब में स्पेस दे दे रहे हैं, सेव कर दे रहे हैं। अब हम लोग इसको डिस्प्ले कराते हैं और चाहते हैं कि वो जो अननेसेसरी स्पेस है वो क्या हो जाए, हट जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, -s फ्लैग या ऑप्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ हम लोग -s लिखते हैं ऐसे। अब देखिए क्या हुआ, जितने भी ये अननेसेसरी स्पेस थे ये sample.txt में वो सारे स्पेस को रिमूव कर दिया गया और केवल एक स्पेस में कर दिया गया, सबको कंबाइन करके केवल एक स्पेस कर दिया गया। तो मतलब एक एक गैप पे अब पूरी आपकी लाइन प्रिंट हो रही है। अच्छा, फिर से यही कमांड चलाते हैं तो देखिए क्या होता है। फिर से यही कमांड चलाते हैं तो कुछ नहीं, अब हम लोग इसमें और यूज कर लेते हैं, जैसे हम लोग एन यूज कर लेते हैं साथ में, तो देखिए क्या होता है, अब लाइन नंबर भी आ रहा है। अगर -s और b यूज करेंगे तो स्पेस काउंट नहीं होता। जैसे हम लोग b लिख देते हैं, ये b फ्लैग b, तो देखिए स्पेस को स्किप कर दिया उसने। ठीक है। अच्छा, अब कैट कमांड से हम लोग और कुछ काम और कर सकते हैं। मान लीजिए हमको ये पता करना है कि ये वाली लाइन का एंड कहाँ है। हो सकता है ये लाइन बहुत लंबी हो, स्पेस ना होने के बावजूद इसका कंटेंट क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो जा रहा है नेक्स्ट लाइन पे। ठीक है, पॉसिबल है। तो हम लोग चाहते हैं कि पता हमें चल जाए कि एंड ऑफ लाइन कौन सा है। तो उसके लिए हम लोग एक ऑप्शन यूज करते हैं -e का। तो -e क्या करेगा, एक डॉलर साइन ऐड कर देगा हर लाइन में। तो डॉलर साइन का मतलब होता है एंड ऑफ लाइन, कि ये लाइन यहाँ खत्म हो चुकी है। अब इसके बाहर, अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा, अब जो भी लिखा है नेक्स्ट लिखा है। ठीक है, हर बार देखिए सारी लाइंस के लिख दिया है डॉलर। अब इस स्पेस वाली लाइन में कुछ नहीं लिखा है तो ये डायरेक्ट लिख दिया कि ये एंड हो गया यही। उसके बाद ये हेलो के आगे कुछ नहीं है तो ये डॉलर साइन लिख दिया, मतलब एंड ऑफ लाइन हो गया। तो हम लोग ये काम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। यस सर। तो हम लोग अब चलते हैं टेक्स्ट फाइल को ही क्रिएट करते हैं। तो जो हमारा तीसरा फंक्शनैलिटी थी, ये टेक्स्ट फाइल को हम लोग क्रिएट कर लें और उसमें कुछ कंटेंट भी लिख दें, वो करते हैं। तो कैट कमांड हम लोगों ने लिखा और हम लोगों ने ये स्पेशल सिंबल का यूज किया। इस स्पेशल सिंबल क्या करता है, जो कुछ भी हम लोग इनपुट करेंगे उसको ऐड कर देगा फाइल में। अब हम लोग फाइल का नाम दे देते हैं, जैसे file1.txt। तो ये क्या करेगा, अब एंटर दबाते हैं। ठीक है, एंटर जैसे ही दबाइए देखिए फाइल वन और डॉट TXT टेक्सटी लगाना जरूरी है। अब टेक्स्ट फाइल है ना, एक्सटेंशन तो देना पड़ेगा ना, क्या टाइप है फाइल का ये तो बताना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या करोगे, केवल फाइल का क्या मतलब, वो एक डायरेक्टरी, एज अ डायरेक्टरी ट्रीट हो सकता है, वैसे क्रिएट तो नहीं होगा। ठीक है, सर तो हो जब जाता है। पहले हेलो एंड हाउ आर एंड यू लिख देते हैं एंड कंट्रोल डी करते हैं। ठीक है, ये हेलो हाउ आर यू आ गया होगा। अब हम लोग कंटेंट डिस्प्ले करते हैं फाइल वन में क्या लिखा हुआ है .txt को। तो हेलो हाउ आर यू लिखा है।
ठीक है, अभी जैसे ये पीपीटी दिया, ठीक है, पीपीटी देते हैं जैसे फाइल 2.ppt। अब देखिए क्या होता है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, डॉट पीपीटी एक्सटेंशन दे रहे हैं तो क्रिएट ही नहीं हो रही है। ठीक सर है, आपने वो सिंबल नहीं लगा सर ग्रेटर देन। कौन सा? अच्छा वो इको वाला, हाँ एक इको इको करता है वो। अच्छा ये वाला, ठीक है। तो मान लीजिए एक्सेल ही, एक्सेल का क्या होता है एक्सटेंशन, जो भी है, चलो पीपीटी देखते पीपीटी हैं। कर दीजिए। तो पीपीटी की एक देखिए डॉट पीपीटी कर रहे हैं, इस पर कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख दे रहे हैं यार, तो कंट्रोल डी कर देते हैं। ये पीपीटी देखिए बन गई फाइल एक, और इसका हम लोग देख लेते हैं आउटपुट। तो ये हो गया। अब इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन होगा, ये लिब्रो ऑफिस के वही पीपीटी व्यूअर से। और हम लोग कुछ नहीं देते हैं यहाँ, जैसे कैट और डेमो कुछ नहीं देते हैं। तो डेमो नाम का एक फाइल क्रिएट हुआ है, ठीक है, डेमो नाम की एक फाइल क्रिएट हुई, लेकिन अभी इसका एक्सटेंशन हम लोग देखते हैं कि क्या है। ये हो गई, फाइल तो क्रिएट हो गई। अब हम लोग केवल डेमो देते हैं, ये आता है। अब इसका राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे आते हैं और हम लोग चेक करते हैं। तो ये टाइप क्या है इसका, प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, मतलब ये टेक्स्ट फाइल है। तो बाय डिफॉल्ट अगर डॉट टीएक्सटी नहीं लिखते हैं आप, तो भी वो टेक्स्ट फाइल ही क्रिएट होगी, अगर डॉट टीएक्सटी भूल के नहीं लिखते हैं तो। बट सही तरीका क्या है, आप फाइल लिखिए, फाइल का नेम लिखिए जो आप देना चाहते हो, उसके बाद उसका एक्सटेंशन लिखिए, वो सही तरीका है। ठीक है, भूल जाते हैं तो वो बात अलग है, तो टेक्स्ट फाइल ही क्रिएट होगी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। सर अगर किसी पर्टिकुलर लाइन को देखना हो तो? पर्टिकुलर लाइन को देखना है तो उसके लिए एक और कमांड है, तो वो लेस कमांड होता है। वो पर्टिकुलर किसी एक लाइन को, जैसे 100 लाइन है उसमें आपको 50वीं लाइन देखनी है, या 50 से 55 नंबर ऑफ लाइन देखने की क्या लिखा है, तो उसके लिए लेस कमांड यूज होता है। और लेस हम लोग आगे देखेंगे, अभी तो ऐसे ही देखते जाइए, लेस कमांड भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा फिर देखिए हम लोगों ने कौन सी फाइल क्रिएट की थी यहाँ, फाइल 1.txt। ठीक है, फाइल 1.txt में क्या है, हेलो हाउ आर यू लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग ये कमांड फिर से चलाते हैं, ठीक है, फाइल 1 कहाँ गया, फाइल 1.txt, ठीक है। और हम लोग लिख देते हैं लाइनेक्स, लाइनेक्स ट्यूटोरियल लेक्चर, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, और कंट्रोल डी कर देते हैं प्लस। अब हम लोग देखते हैं कि फाइल 1 में तो पहले कुछ और था, हेलो हाउ आर यू लिखा था। अब हम लोगों ने लाइनेक्स ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल की स्पेलिंग गलत हो गई, तो देखिए हो क्या रहा है, जो ओवर नया कंटेंट हम लोग लिखे हैं ओवरराइट कर दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि पुराना कंटेंट रहे और नया कंटेंट उसके बाद ऐड हो जाए, मतलब अपेंड हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सिंपली डबल यहाँ हम लोग डबल एरो का यूज करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा, लेक्चर वाली लाइन के बाद से, वो लेक्चर वाली लाइन के जो वर्ड लिखा है उसके बाद से चीजें ऐड होने लगेंगी। जैसे लिख देते हैं BCA फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड सेमेस्टर। अब हम लोग फिर से देखते हैं इसको ही, तो अब देख रहे हैं कि ये अपेंड हो रहा है, ना कि ओवर राइट हो रहा है। तो कैट कमांड देखिए क्या करता है, अगर फाइल, मतलब जो आप फाइल का नाम दे रहे हैं,
वो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसी में कंटेंट को ओवरराइट कर देगा या ऐड कर देगा, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ऑप्शन यूज कर रहे हैं, ये वाला या ये वाला। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसी में कर देगा, ठीक है। और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये फाइल उस नाम की क्रिएट करता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, क्रिएट करेगा, फिर उसमें हम जो कुछ भी लिखेंगे, इनपुट देंगे, कंटेंट, वो राइट कर देगा। ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि फाइल के कंटेंट को किसी दूसरे फाइल में ट्रांसफर करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि फाइल 1 में जो टेक्स्ट, फाइल 1.txt में ये इतनी लाइन लिखी हुई है, हम चाहते हैं कि वो डेमो वाली फाइल में दिख जाए। अब डेमो में है क्या, पहले तो ये देख लेते हैं डेमो में क्या लिखा हुआ है। डेमो में सिंपली ये लिखा हुआ है, ठीक है। हम चाहते हैं फाइल 1 के जितने भी कंटेंट है वो राइट हो जाएं डेमो में। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले तो हम नाम देंगे अपनी सोर्स फाइल का, जो हम जिसका कंटेंट हमें ट्रांसफर करना है, पास करना है। तो हम लोग लिख दिए ये फाइल 1 के कंटेंट को हमें करना है, और ये वाला सिंबल हम लोगों ने यूज किया, और हम लोगों ने डेमो लिख दिया। तो इसका जो भी कंटेंट होगा वो एज इनपुट demo.1 में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब demo.1 में अब वही चीज है जो फाइल 1.txt में है, ठीक है। ये हम लोगों ने कर दिया। अब कैट डेमो करते हैं, तो देखिए क्या हुआ। जो डेमो में ऑलरेडी था वो ओवरराइट हो गया, और फाइल 1 का पूरा कंटेंट ट्रांसफर हो गया डेमो में, और डेमो का कंटेंट रिमूव हो गया। तो आप चाहते हैं कि डेमो का कंटेंट रहे तो ये वाला सिंबल यूज कर लीजिए, डबल एरो का यूज कर लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग कैट कमांड का यूज करते हैं। और ये हम लोगों ने फंक्शनैलिटी देख ली कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, ट्रांसफर करना और क्रिएट करना, कॉपी करना। ठीक है, इतनी सारी फंक्शनैलिटी हम लोगों ने देख ली। मतलब सर जो कैट स्टेटमेंट है वो ओवरलोडेड है एक हिसाब से। ओवरलोडेड नहीं है, कैट एक कमांड है, ठीक है। कमांड ओवरलोड हम लोग नहीं कर रहे हैं, कमांड को ओवरलोड कर भी नहीं सकते। कमांड के साथ हम जितने ऑप्शन सोच सकते हैं और जितने ऑप्शन जो प्री डिफाइंड है उसको यूज करके हम काम कर सकते हैं। तो क्या अभी कंफ्यूजन हो रही है क्या कुछ? नहीं नहीं सर, बस वही वही सोचा था, कमांड तो ओवरलोड हो नहीं सकता, तो फिर ये कैसे हो रहा है। भी देखो कैट डेमो है, फिर से कैट डेमो लिखा, तो इसको आप क्या कहेंगे, ये क्या कमांड ओवरलोड हो रहा है? नहीं, यही कमांड हम बार बार चला रहे हैं। यही कमांड क्या कर रहा है, शेल को पास हो रहा है, और शेल कर्नल के थ्रू इसको एग्जीक्यूट कर रहा है बार बार इसी कमांड को। ये ओवरलोडिंग नहीं कहलाती है। ओवरलोडिंग डिफरेंट टर्म है। ओवरलोडिंग हम फंक्शन को करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट है। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे कमांड की तरफ, जिसका नाम है और नोट्स के लिए परेशान मत होइएगा, ये अभी यूनिट फर्स्ट में तो कुछ पार्ट बचा ही है ना। mkdir कमांड पे हमारा आते हैं। mkdir क्या होता है भाई? ये mk से मेक, dir से डायरेक्टरी, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं लाइन एक्स में यूजिंग कमांड, तो हम mkdir कमांड यूज करेंगे। इट इज यूज टू create directory in Linux।
अभी तो हम लोग देख रहे थे कि राइट क्लिक करते हैं और न्यू फोल्डर कर देते। फोल्डर मतलब डायरेक्टरी, वही सर या डायरेक्टरी बोलिए या फोल्डर क्या। सर यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपने किया था, यहाँ पे कैट फाइल 1.txt, फिर उसके बाद वो क्रिएटर का साइन डेमो, तो सर फाइल हाँ ओवरराइट हो जा रही थी सर। अगर हाँ ओवरराइट ना करानी हो, ओपन करानी हो, तो वहाँ पे डबल लगा देंगे। हाँ, डबल लगा कर ट्राई कर लो ना, खुद ही कर लो तुरंत एक्सपेरिमेंट। एक फाइल से दूसरे में। हम्म। ठीक। तो जैसे हम लोग राइट क्लिक करके नया डायरेक्टरी नया फोल्डर बना देते हैं, हम लोग कमांड के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। तो उसका सिंटेक्स क्या है पहले तो वो देख लेते हैं। उसका सिंटेक्स क्या है, आप एम के, अरे नई लाइन में लिखते हैं, MKDIR तो लिखे ही, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टरी नेम दे देंगे, डायरेक्टरी नेम, और एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो उस नाम का फोल्डर एक क्रिएट हो जाएगा। अब वो डिपेंड करता है आप किस लोकेशन पे क्रिएट करना चाहते हैं। तो अभी हम लोग प्रेजेंटली डेस्कटॉप पे ही काम कर रहे हैं, तो हम लोग मान लीजिए चाहते हैं MKDIR और एक फोल्डर बना देते हैं डेमो नाम का। डेमो नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं, और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक डेमो नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो गई, और इसके अंदर कुछ होगा नहीं, एलएस करेंगे तो अच्छा डेस्क CD और डेमो के अंदर कुछ है नहीं, कंटेंट आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ब्लैंक है। तो हम लोग बाहर आ जाते हैं, डेस्कटॉप पे आ जाते हैं अगेन। तो ये एक पहला इसका हो गया तरीका कि हम लोग डायरेक्टरी यूज कर सकते हैं। अब ऑप्शंस भी कई सारे यूज कर सकते हैं। कहाँ गया ये, यहाँ हम लोग कई सारे ऑप्शंस भी दे सकते हैं, जिसको हम लोग जनरली फ्लैग बोलते हैं। ये तो अब वो क्या क्या दे सकते हैं और किससे क्या होता है ये देखना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो पहला हम लोग फ्लैग यूज कर रहे हैं P। इससे क्या होगा, जब मान लीजिए हम कोई डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं और एक डायरेक्टरी क्रिएट किया, उसके अंदर कोई सब डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं, उसके भी अंदर कोई सब डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब फोल्डर के अंदर सब फोल्डर, उस सब फोल्डर के अंदर फिर सब फोल्डर। तो ऐसे हम लोग हायरार्की एक क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम -E फ्लैग का यूज करेंगे। जैसे अभी हम लोग MKDIR दिए, ठीक है, और डेमो 1 दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद स्लैश, मतलब डेमो 1 नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो, उसके अंदर एक सब डेमो 1 नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाए, उसके अंदर एक सब डेमो 2 नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाए। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, लेकिन ऐसा करने से होगा क्या, दे रहा है कि कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमको बताना पड़ेगा कि इन तीनों में से कौन सा पेरेंट डायरेक्टरी है, मतलब कि पेरेंट कौन सा है। तो हम लोग -P लिख देते हैं स्पेस फिर डेमो 1, तो जो पहले लिखा है वही हो जाएगा हमारा पेरेंट डायरेक्टरी। मतलब डेमो डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट होगा, उसके अंदर सब डेमो 1 होगा, उसके अंदर सब डेमो 2 होगा। तो चलिए देखते हैं इसको करके। ठीक है, ये डेमो 1 नाम का एक देखिए डायरेक्टरी क्रिएट हुआ है, ओपन हो जा। उसके अंदर सब डेमो 1 हुआ, उसके अंदर सब डेमो 2 हुआ, और उसके अंदर अभी कुछ है नहीं फिलहाल, ठीक है, एम्प्टी है। तो इस तरीके से हम लोग ये जो ऑप्शन हम लोग फ्लैग यूज करें -P, इससे हम लोग क्या कर लेते हैं, क्रिएट सब डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी, उसके अंदर सब डायरेक्टरी,
वो क्रिएट कर लेते हैं और उसमें हम स्पेसिफाई करते हैं कि दिस इज पेरेंट डायरेक्टरी। तो डेमो 1 हमारा पेरेंट डायरेक्टरी है। ठीक है। एक और तरीका है इसका कि पूरा पेरेंट लिखिए। ठीक है, क्या लिखिए? पूरा पेरेंट। तो अभी इसको हम डिलीट कर देते हैं और फिर से वही कमांड चलाते हैं। ठीक है, मूव। ठीक है, फिर से चलाते हैं यही कमांड और पूरा हम लोग लिखेंगे। उस केस में हम ऐसे लिखेंगे, पेरेंट। तो देखिए फिर से वही काम हुआ। तो इस पे अब इसमें सब डेमो 1 है, उसके अंदर सब डेमो 2 नाम का फोल्डर हो गया। तो ये शॉर्टकट तरीका है पहला वाला, और ये आपका तो फुल वर्जन है। एक तरीके का शॉर्ट वर्जन है, फुल वर्जन। तो इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं। फिर से इसको डिलीट करते हैं हम लोग और तीसरा तरीका भी देख लेते हैं। इसको फिर से डिलीट किया, हो जाए डिलीट, एंड हम लोग तीसरा तरीका भी देख लेते हैं। ये स्लैश वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमा। और कैसा लिखेंगे हम लोग? करली ब्रेसेस, और मान लीजिए एक और फोल्डर बना देते हैं, सब डेमो 3, अरे 3, कॉमा सब डेमो 4। ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये काम भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये तरीका हो गया सब फोल्डर, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर, उसके अंदर सब फोल्डर क्रिएट करने का। ठीक है, तो मेक डायरेक्टरी कमांड का हम लोग ऐसा यूज करते हैं। अगली क्लास कितने बजे से आप लोग की? नेक्स्ट क्लास बताइए। अच्छा, तो ये था तरीका। अब हम लोग दूसरे कमांड की तरफ बढ़ते हैं। तो और वो हमारा जो अगला कमांड है, ये वो क्लोज कर देंगे क्या यार? अगला कमांड हमारा है RM एंड RMDIR। उसमें लिख देते हैं तो सही रहता। ये इतना हैंग क्यों हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट रुकिए, तो कौन सा इतना रैम खा रहा है? देखिए तो। सर वन तो बहुत स्लो चलता है। हाँ, वर्चुअली थोड़ा स्लो चलता है ही। हालांकि 10 GB रैम हम इसको असाइन किए हैं, फिर भी इतना स्मूथ नहीं चल रहा है। देखिए एक बार में क्लिक काम नहीं कर रहा है।
वर्क स्टेशन है क्या तुम्हारा? अच्छा अच्छा, समझ गया। हाँ, वो सही चलेगा। देख रहे, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए, जबकि इसमें NVMe SSD लगी है, फास्टेस्ट SSD। फिर भी एक्सेसिबिलिटी देख रहा है क्या हाल है। तो अगला कमांड है, हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, RM एंड RMDIR। RM का मतलब होता है रिमूव, RMDR का मतलब रिमूव डायरेक्टरी। तो अगर हम डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हैं तो विथ कमांड तो हम RMDIR का यूज करेंगे। तो हम लोग RMDIR लिखते हैं सिंटेक्स में ऐसे, और ऑप्शन दे देंगे यहाँ कुछ, तो माइनस में फ्लैग जिसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा। एंड नेम ऑफ डायरेक्टरी, डायरेक्टरी नेम सिंपली। तो हम लोग अरे यार ये कहाँ से आ गया, तो क्लियर कर देते हैं अभी इस चीज को, हम इतना जो लिखा गया। तो अभी हम लोग डेस्कटॉप पे हैं और एक डेमो नाम का फोल्डर है, ठीक है, एक डायरेक्टरी है। तो ls डेमो, इसके अंदर कुछ है नहीं, डेमो फोल्डर ब्लैंक है, ठीक है। तो अगर हम लोग ls डेमो 1 करते तो क्या आता, कि डेमो 1 के अंदर क्या है, सब डेमो 1, सब डेमो 2, सब डेमो 3, सब डेमो 4। मतलब डेमो 1 पेरेंट आपका डायरेक्टरी है, उसके अंदर 4 सब डायरेक्टरी है। अब सब डेमो 1 पेरेंट डायरेक्टरी है, सब डेमो 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, ठीक है, ये तो पता होगा आप लोग। अब हम लोग रिमूव करना चाहते हैं डेमो को, डेमो 1 पे अभी नहीं आते, डेमो को करना चाहते हैं। तो डेमो 1 को रिमूव करने के लिए RMDIR ये हम लोग लिखे, और हम लोग डेमो लिख दिए, ठीक है, और एंटर कर दिए। तो डेस्कटॉप से देखें, डेमो डायरेक्टरी है, हमारा फोल्डर है, वो रिमूव हो गया। अच्छा, अगर हम ऐसे करते हैं, डेमो 1 दे देते हैं, डेमो 1, तो ये देखिए क्या कह रहा है, फेल टू रिमूव डेमो 1 डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। इसका मतलब ये कि किसी डायरेक्टरी के अंदर अगर कुछ कंटेंट है तो आप उसको डायरेक्टली नहीं क्रिएट डिलीट कर सकते, रिमूव कर सकते। इसीलिए जब कभी भी आप करेंगे ऐसे, तो अब डेमो के अंदर तो 4 सब फोल्डर है, और हम चाह रहे हैं, देखिए नॉर्मली डेमो 1 क्या था, ब्लैंक था, इसलिए वो सिंपली रिमूव हो गया। और RMDIR डेमो 1 किए, क्योंकि उसके अंदर 4 सब फोल्डर है, जो कि यहाँ दिख रहा है। अब ये बोल रहा है डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, तो इसको कैसे डिलीट करेंगे, इसको पूरा हमें देना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं हम लोग, इसके लिए जैसे हम लोग क्रिएट किए थे वैसे ही उसको डिलीट भी करेंगे। तो RMDIR यहाँ हम लोग पूरा लिखेंगे, बताएंगे कि डेमो 1 हमारा पेरेंट फोल्डर था, उसके अंदर सब डेमो 1 था, उसके अंदर सब डेमो
2 है, उसके अंदर सब डेमो 3 है, अरे 3 है, उसके अंदर सब डेमो 4 है। तो अगर जब हम ऐसे एंटर करेंगे, देखिए क्या होता है, फिर दे रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ठीक है, ये फिर ऐसे ही देता रहेगा अगर आप करेंगे काम तो भी। तो इसके लिए एक तरीका है, ठीक है। वो कौन सा कमांड होता है? आरएम कमांड केवल। अभी तो हम लोग RMDIR देख रहे थे, उसके लिए हम लोग कमांड यूज कर सकते हैं RMDIR। वो RMDIR क्या करता है, वो पूरा का पूरा आपके फोल्डर के अंदर जो कुछ भी होगा, पूरा का पूरा हायरार्की, पूरा ट्री स्ट्रक्चर को ही डिलीट कर देता है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, और यहां लिखेंगे -R। देखिए क्या हुआ, पूरा का पूरा क्या हो गया, डेमो 1 उसके अंदर जो कुछ भी था सब कुछ डिलीट हो गया। तो हम लोग -R, R स्टैंड फॉर रिमूव। ठीक है, डेमो 1 के अंदर जो कुछ भी होगा वो सब रिमूव कर देगा। अच्छा, फिर से हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं, mkdir -b, और उसके अंदर A/B/C/D/E। तो ये क्रिएट हो गया एक डायरेक्टरी। देखिए ls-r लिस्ट कमांड विथ ऑप्शन, और वो ऑप्शन में हम लोग क्या दिए हैं, -R लिखे हैं, -R। ये क्या करता है, पूरी हायरार्की आपकी डिस्प्ले कर देता है कि किस फोल्डर के अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है। तो देखिए अभी क्या है कि डेस्कटॉप पे क्या क्या है, डेमो है, file1.txt, file2.txt। ठीक है, डेस्कटॉप पे जो कुछ भी है दे दिया। ए फोल्डर के अंदर बी फोल्डर है, फिर बी फोल्डर के अंदर सी फोल्डर है, और सी के अंदर डी है, ABCD के अंदर ई है, और ई के अंदर अभी कुछ नहीं है। ठीक है, स्टडी फोल्डर के अंदर क्या क्या है वो दे दिया, और किस फोल्डर के अंदर क्या क्या है ये पूरी हायरार्की आपके डिस्प्ले हो जाएगी ls-r से। अब ls-r कमांड जिस आप प्रेजेंट जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं उसकी पूरी स्ट्रक्चरिंग दे देगा। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर दे देगा कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, ये कमांड यूज करिएगा। अभी फिलहाल क्या करते हैं, हम इसको क्लियर कर देते हैं फिर से। तो अभी ए नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ है, CD, और ए में हम लोग एंटर कर गए और ls-r कर दिए, ls-r कर दिए। ये बता देगा कि ए के अंदर क्या क्या अवेलेबल है। ए के अंदर बी है, बी के अंदर सी है, सी के अंदर डी है, डी के अंदर ई है। एक ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं वी स्टैंड फॉर वर्बोस कहलाता है, ये फ्लैग है। ये इंफॉर्मेशन देता है कि कैसे चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं फिर से डेस्कटॉप पे, और जैसे हम लोग RMDIR लिखे, नहीं ऐसे केवल RM-R और एक V भी यूज कर ले रहे हैं, और हम लोग अपने फोल्डर का नाम दे दे रहे हैं ये
ये बैकग्राउंड में कैसे डायरेक्टरी रिमूव हो रही है उसको करेगा। तो सबसे पहले ई जो सब डायरेक्टरी थी वो डिलीट हुई, उसके बाद डी हुई, उसके बाद सी हुई, उसके बाद बी हुआ और फाइनली ए रिमूव हो गया। तो माइनस बी जिसको हम वर्बोज बोलते हैं वो क्या करता है, वो हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। जो बैकग्राउंड में चीजें कैसे होती हैं, किस सीक्वेंस में होती है, उसकी इंफॉर्मेशन हम लोग माइनस वी करके फेच कर लेते हैं, डिस्प्ले हो जाता है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि कैसे चीजें वन बाय वन कैसे डिलीट हो रहा है। तो सबसे पहले ई हुआ, डी हुआ, सी हुआ, बी हुआ, ए हुआ। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई या नहीं अभी आई किसी को? यस सर। अब फिर से हम लोग करते हैं फोल्डर क्रिएट और RMDIR और -P नहीं, और एक मिनट इसको लिखा और यहाँ V लिख देते हैं, केवल V लिख देते हैं। ये कमांड, अरे M के नहीं होना है, RM लिखना था यहाँ, गलती से M ही लिख गया। RMDIR, ठीक है। ठीक है, हम लोगों ने क्या लिखा, RMDIR, उसके बाद -V लिखा जो हमारा वर्बोज है, वो बैकग्राउंड में बताएगा कि क्या होता है। हम लोगों ने पूरी स्ट्रक्चर लिख दी कि A के अंदर B है, B के अंदर C है, C के अंदर D है, D के अंदर E है। तो इसने क्या किया, E को रिमूव कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, E को रिमूव कर दिया, पूरे को रिमूव नहीं किया। तो हम लोग देख चुके हैं पहले कि पूरे को, होल को अगर आपको डिलीट करना है, पूरी डायरेक्टरी को विद सब डायरेक्टरी, तो केवल RM लिखेंगे और स्पेस R लिखेंगे, जैसे कि ये। तो हमको A के अंदर जो कुछ भी होगा कंटेंट सब डिलीट हो जाएगा। बट ये पॉसिबल नहीं है इसके थ्रू। RMDIR देखिए ये एक एक करके डिलीट करेगा, पहले E करेगा, फिर हम नेक्स्ट कमांड चलाएंगे तो फिर ये D को करेगा, फिर चलाएंगे तो हमको इसे लिखना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। फिर D डिलीट हो गया, अब C हो रहा है डिलीट, एक एक करके। फिर से हम यही कमांड अगर चला देते हैं तो दे देगा फेल टू रिमूव बिकॉज C इज ऑलरेडी रिमूव। इसीलिए जिस जो चीज रिमूव हुई है उसको हम फिर से रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यही दे रहा है। तो सिंपली क्या करिए, RM-R और कैसे डिलीट हो रहा है वो लिखना है, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही डिलीट हो जा रहा है। फिर से हम लोग क्रिएट करते हैं और ध्यान रखिएगा आपको यहाँ -P लिखना ही पड़ेगा, तभी पूरी फाइल स्ट्रक्चर क्रिएट होगी। अच्छा, अब क्या करते हैं हम लोग, B ड्राइव के अंदर आते हैं, CD A के अंदर आए, फिर B के अंदर आए। तो अभी प्रेजेंटली हम B डायरेक्टरी में है, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली हम लोग एब्सोल्यूट पाथ देके B डायरेक्टरी के अंदर आ गए। ठीक है, एक हम लोग फाइल क्रिएट कर देते हैं इसमें, cat और t1.txt नाम की एक फाइल क्रिएट कर देते हैं। यहाँ ये यूज सिंबल करना भूल गए, ठीक है। ये हम लोग B डायरेक्टरी में है, B सब डायरेक्टरी में, और एक t1.txt नाम की एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते हैं डमी चीज ये लिख दिया। तो अभी प्रेजेंटली हम लोग t1.txt, ठीक है,
तो t1.txt कंटेंट, इसका कंटेंट ये है और ये हमारा b डायरेक्टरी में है। तो अगर देखना चाहते हैं तो ये ओपन करेंगे हम लोग ए के अंदर, ओपन हो जा, क्या क्लिक किया, क्या ओपन हुआ, ए के अंदर बी है और बी के अंदर t1.txt है, ठीक है। अब हम लोग देखिए डिलीट करते हैं चीजों को। तो ध्यान रखिएगा कि क्या है, बी डायरेक्टरी में एक टेक्स्ट फाइल भी है, cd डबल डॉट स्लैश डबल डॉट। तो हम लोग डेस्कटॉप पे आ गए, rm एंड उसके बाद हम लोग आते हैं, लिखते थे, हाँ ये वाला कमांड ही लिखते हैं, कहाँ गया, mkdir, एम के नहीं, rmdir, ठीक है। ये ऐसे लिखा और ई भी था इसके साथ। तो ये करते हैं हम लोग, ये काम हो गया, फिर ये हुआ काम, ये भी काम हो गया, डी भी डिलीट हो गया। अब सी को करते हैं हम लोग डिलीट, तो सी डिलीट हो गया। अब हम लोग करते हैं बी को डिलीट। अच्छा, जैसे ही हम लोग देखिए बी को डिलीट करें तो लिख रहा है फेल टू रिमूव। क्यों दे रहा है ऐसे? सर क्योंकि क्योंकि उसमें भी एक फाइल है सर। क्योंकि बी के अंदर एक टेक्स्ट फाइल है, तो rmdir कमांड उस टाइम भी वर्क नहीं करेगा। तो कौन सा कमांड वर्क करेगा? rm कमांड। सिंपली rm लिखिए -r एंड हम लोग देख भी लेते हैं कैसे डिलीट हो रही चीजें। अब देखिए क्या हुआ, सबसे पहले रिमूव हुआ t1.txt जो कि बी फोल्डर में था, और बी फोल्डर एक फोल्डर के अंदर है। उसके बाद बी फोल्डर डिलीट हुई, उसके बाद फाइनली ए फोल्डर डिलीट हो गया। तो rmdir, अरे rm कमांड और rmdir में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ, कि किस टाइम पे कौन सा कमांड हमको यूज करना है। ठीक है, क्लियर? इसमें कोई डाउट किसी को? बोलो भाई, डाउट हो तो फिर आगे बढ़े। नो सर। ठीक है, अब प्रैक्टिकल में, अब प्रैक्टिकल करते समय ना समझ में आप लोग को तो फिर बेकार है फिर आप लोग, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कमांड पे आते हैं। अगला कमांड हमारा है जिसको हम लोग cp कमांड बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉपी कमांड, ठीक है। कॉपी कमांड है ये इसका क्या है भाई, सिंपली कॉपी करने के लिए होगा यूज। लिख देते हैं यूज टू कॉपी a file from one directory to another, ठीक है। इतना बेकार तो आज कल नहीं चल रहा था, इतना बेकार ये आज पता नहीं कितना हैंग हो रहा है। इसका भी हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं कि कैसे हमें लिखना है। सबसे पहले तो हम cp लिखें, उसके बाद ऑप्शन में माइनस फ्लैग जितने भी यूज करना हो कर लेंगे, ठीक है। सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ठीक है। सोर्स फाइल का नाम यहाँ देंगे और यहाँ डेस्टिनेशन डायरेक्टरी। अच्छा, अभी देखते हैं हम क्या डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी को दूसरे डायरेक्टरी में कॉपी कर सकते हैं या किसी एक फाइल के कंटेंट को दूसरे फाइल में, ये सब भी देख लेंगे।
तो ये इसका सिंटैक्स होगा, सोर्स यहाँ देना है, डेस्टिनेशन देना है, किसको कहाँ कॉपी करना है। तो सीपी में आते हैं हम लोग, ये क्लियर किया इसको। तो सबसे पहले तो हम लोग एक फ्रेश फाइल क्रिएट कर लेते हैं, कैट, और हम लोग दे देते हैं इसका नाम cp.txt, ठीक है। और लिख देते हैं हेलो लिनक्स क्लास। तो अभी हम लोग के पास cp.txt नाम की एक फाइल है जिसमें यह लिखा है। अब हम क्या करते हैं, एक हमारे पास फाइल 1.txt की भी फाइल है, ठीक है। फाइल 1.txt एक है, और फाइल 1.txt में क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। फाइल कहा गया 1.txt, तो इसमें ऑलरेडी लाइनेक्स ट्यूटोरियल लेक्चर, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब हम लोग cp कमांड का यूज करते हैं, और चाहते हैं हम कि cp1.txt के मतलब cp.txt का जो फाइल का कंटेंट है उसको क्या कर दिया जाए, फाइल 1.txt में कॉपी कर दी जाए। तो कैसे लिखेंगे, cp, और हमारा सोर्स फाइल है जो ये है, और डेस्टिनेशन फाइल हमारे क्या है, फाइल 1.txt है, फाइल 1.txt है। अच्छा, फाइल 1.txt में ऑलरेडी एक कंटेंट है, आपको पता है। अब हम लोग फाइल 1.txt के कंटेंट को देखते हैं क्या है। क्या हुआ, पुराना जो कुछ भी लिखा हुआ था वो सब कुछ ओवरराइट हो गया नए वाली फाइल से। तो कॉपी कर रहा है तो पुराने कंटेंट को वो डिलीट कर दे रहा है। तो यहाँ तो ये फाइल ऑलरेडी थी, अगर मान लीजिए हम चाहते हैं एक फ्रेश फाइल में कॉपी करना चाहते हैं, मान लीजिए हम cp1.txt नाम का एक दूसरी फाइल चाहते हैं, तो इसमें कॉपी हो जाए cp1.txt के कंटेंट। तो ये कमांड क्या करेगा, देख पहले तो सर्च करेगा कि भाई cp1.txt फाइल है या नहीं, ये नहीं है। ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा, और cp.txt के कंटेंट को cp1.txt में कॉपी कर देगा। तो cp1.txt देखिए एक डेस्कटॉप पे बन गया है फाइल, और उसका कंटेंट हम देखना चाहें तो cp1.txt करके देख सकते हैं। तो वही जो cp में लिखा है अब वो cp1 में भी है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टरी में कॉपी कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक नया डायरेक्टरी बना लेते हैं, mkdir और डेमो नाम का एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। अब हम चाहते हैं इस डेमो डायरेक्टरी में हमारा cp.txt फाइल कॉपी हो जाए। तो cp लिखा, कॉपी कमांड, और अपनी फाइल का नाम हम लिख देते हैं .txt। अभी तो पहले हम डेमो फाइल में डेमो वाले में दिखा देते हैं कि है क्या। डेमो डायरेक्टरी ब्लैंक है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग कमांड अपना चला देते हैं cp.txt, ये हमारा सोर्स हो गया, और डेस्टिनेशन हमारा डेमो हो गया, ठीक है। अब हम ls डेमो करके देखेंगे कि डेमो में क्या है। तो देखिए डेमो में एक फाइल है cp.txt। ऐसे ही देखिए
मल्टीपल फाइल को हम एक साथ कॉपी कर सकते हैं। तो हमको लिखना कैसे होगा, फाइल हम लोगों ने यहाँ 1 दे दिया, उसके बाद हम लोग cp1.txt एक साथ हम लोग 2 फाइल को कॉपी कर रहे हैं। अब cp1.txt तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो होगा क्या, वो फिर से ओवरराइट हो जाएगा। अब ls डेमो हम लोग चेक करेंगे कमांड लगा के, तो अब डेमो वाले फोल्डर में 2 टेक्स्ट फाइल है जो हम लोगों ने अभी कॉपी की है। ठीक है, अब देखिए कुछ और चीजें हम लोग को इसमें समझनी है। अभी यहाँ तक तो सबको इजीली समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या कर रहे हैं हम लोग। यहाँ तक आ गया ना समझ में? यस सर। अब देखिए हम चाहते हैं कि क्या जैसे हम लोग सीडी और डेमो में आ जाते हैं। डेमो क्या सीडी लिखना है ना, सीडी डेमो। अब कुछ सिचुएशन ऐसी आती है कि देखिए कुछ फाइल हैं किसी डायरेक्टरी के अंदर, जैसे डेमो के अंदर कुछ फाइल्स हैं, ठीक है, cp1.txt और cp.txt, और हम चाह रहे हैं इसको कॉपी करना है, ठीक है, किसी और डायरेक्टरी में कॉपी करना चाह रहे हैं। मतलब हम लोग देखिए प्रेजेंटली कहाँ है, डेमो में है, ठीक है, प्रेजेंटली डेमो में है, और हम डेस्कटॉप की कोई फाइल को कॉपी करना चाहते हैं डेमो में, और हम काम भी कर रहे हैं कहाँ, डेमो में। अभी क्वेश्चन समझ में आया कि क्या कर रहे हैं, कि जैसे sample.txt कहाँ अवेलेबल है, डेस्कटॉप पे अवेलेबल है। अभी प्रेजेंटली हम कहाँ काम कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी में, अरे मतलब डेमो में कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं डेमो में ही कुछ ऐसा लिख दें उसी डायरेक्टरी में रह के कि डेस्कटॉप का जो फाइल है sample.txt वो कॉपी हो जाए डेमो में। तो ये कैसे करेंगे, ये भी सिचुएशन आ सकती है। या एक सिचुएशन ये भी आ सकती है कि हम डेस्कटॉप पे हैं और किसी फोल्डर के अंदर जैसे स्टडी के अंदर कुछ फाइल्स हैं उसको कॉपी करके लाएं। तो दोनों तरीके हैं, मतलब दोनों चीज एक ही है, दोनों प्रॉब्लम एक ही है। वो कैसे करेंगे अब वो हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग इसमें फ्लैग का यूज नहीं किए हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, डेमो को ब्लैंक कर देते हैं। डेमो फोल्डर के अंदर जो कुछ भी था उसको, या रहने दीजिए, cp, और हमको sample.txt को कॉपी करना है डेमो में। कैसे करेंगे, sample.txt फाइल हमारी कहाँ है, डेस्कटॉप पे है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, डबल डॉट स्लैश, मतलब एक स्टेप पहले चले आए हम, दैट मीन्स हम डेस्कटॉप पे आ गए, और डेस्कटॉप पे हमारा sample.txt नाम की एक फाइल है, ठीक है, और उसको हमको कॉपी कर देना है। किस पे, किस में कॉपी कर देना है, डेमो में। डेमो मतलब करंटली हम जिस डायरेक्टर में काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने डॉट लिख दिया। डॉट मीन्स हम लोग जो करंटली जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। तो अभी हम लोग देखेंगे डेमो में, डेमो में कितनी फाइल है, देखिए cp1, cp एंड सैंपल, 3 टेक्स्ट फाइल है। कैसे कॉपी किया गया, डबल डॉट लगाया गया। डबल डॉट से क्या है, एक स्टेप हम पहले चले गए, मतलब डेस्कटॉप में sample.txt का फाइल कॉपी हो जाएगा इससे। एंड ये क्या है, आप चाहे तो पूरा का पूरा डेमो लिख दीजिए या केवल डॉट लगा दीजिए, इससे क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगी आपकी। डॉट मीन्स प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट डॉट से करते हैं,
ठीक है, इसमें ये वाले कमांड में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो भाई अभी, कोई दिक्कत इस तो सर आगे आप प्रैक्टिस कर लो। क्या कौन क्या बोला अभी आपस। हाँ तो ट्राई करते जाओगे तो समझ में आता जाएगा। ठीक है, हम लोग आते हैं फिर से अपने डेस्कटॉप पे। सीडी से तो पूरा बाहर ही आ गया एकदम ही। सीडी डेस्कटॉप। अब हम लोग अब डायरेक्टरी के कंटेंट को दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी करना चाहते हैं। पहले तो देख लीजिए क्या क्या किस डायरेक्टरी में है। डेमो एक डायरेक्टरी हम लोग बनाए थे, ठीक है, और डेमो में 3 फाइल है। एक हम लोग नया डायरेक्टरी बना देते हैं mkdir से डेमो 1, ठीक है। तो डेमो 1 नाम की एक डायरेक्टरी बना देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग डेमो में जो भी कंटेंट होगा कॉपी करना चाहते हैं डेमो 1 में, तो कैसे लिखेंगे ये। अच्छा, पहले तो ये सोर्स हो गया हमारा और ये डेस्टिनेशन होगा। अच्छा, अब जैसे ही प्रेस करते हैं इंटर तो ये बोलता है क्या कि -r नॉट स्पेसिफाइड ओमिटिंग डायरेक्टरी डेमो। तो अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो ये चलेगा ही नहीं कमांड। हम लोग को इसमें एक ऑप्शन यूज करना पड़ेगा आर, चाहे कैपिटल आर लिखिए चाहे स्मॉल आर लिखिए, एक ही चीज है। इस आर का मतलब होता है रिकर्सिव कॉपी। आर स्टैंड फॉर रिकर्सिव कॉपी इसको बोलते हैं। या हम लोग -r लिख देते हैं। अब डेमो 1 में हम लोग देखते हैं क्या क्या है अभी। तो डेमो 1 में एक डेमो डायरेक्टरी पूरी की पूरी कॉपी हो गई है। अब डेमो के अंदर क्या है वो देखना चाहते हैं तो हमको तो ऐसे करना पड़ेगा ls डेमो 1/डेमो। इससे पता चल जाएगा कि डेमो के अंदर क्या है। तो डेमो के अंदर cp1.txt है और sample1.txt है। मान लीजिए हम एक कुछ फाइल और क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट फाइल। पहले तो ये चीज समझ में आ गई ना कि कैसे कर रहे हैं हम लोग। आर स्टैंड फॉर रिकर्सिव कॉपी। ये क्या हो रहा है, पूरी की पूरी डेमो डायरेक्टरी ही कॉपी हो जा रही है डेमो 1 में। इसके थ्रू हम ऐसे कर रहे हैं तो ये हमको फ्लैग ऑप्शन यूज करना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो ये बोलेगा कि ओमिटिंग नहीं हो पाएगा और आपको -r स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा। तो अगर ऐसे करेंगे तो वो एरर आएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, डेमो मान लीजिए कुछ फाइल क्रिएट कर देते हैं cd, और हम लोग डेमो में आते हैं और डेमो में आ गए। डेमो में हम लोग एक फाइल क्रिएट कर देते हैं a नाम की a.txt, ठीक है, a.txt, और इसमें हम लोग कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है ये। और तो अभी प्रेजेंटली हम लोग डेमो डायरेक्टरी में है और a.txt में हम लोग ठीक है ये कंटेंट है। अब हम लोग एक स्टेप बाहर आते हैं और हम लोग अब डेमो 1 में जाते हैं, ठीक है। डेमो 1 में भी हम लोग सेम नाम का क्रिएट करते हैं, ठीक है, सेम नाम की एक फाइल क्रिएट करते हैं, कुछ भी लिख दिया इसमें, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा कि डेमो 1 में एक फाइल है जिसका नाम है a.txt, ठीक है।
और भूल जा, और डेमो 1 में भी एक फाइल है a.txt, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग कमांड चलाते हैं फिर से एक cp वाला। पहले तो बाहर आ जाते हैं, डेस्कटॉप पे आ जाते हैं हम लोग, cd, और cp वाला कमांड चला देते हैं। और कहाँ गया, और हम लोग इसको अभी ऑप्शन यूज नहीं करते हैं कि डायरेक्टली हम ये कर देते हैं। और फिर से हम देखते हैं ls और डेमो 1, तो इसमें एक a1.txt और एक डेमो है, ठीक है। ये है। अभी हम जो बताना चाह रहे हैं वो समझने की कोशिश करिएगा कि जब कोई फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट होती है डायरेक्टरी में और उसी को हम कॉपी करते हैं किसी और डायरेक्टरी से, तो वो ओवरराइट हो जाता है, ठीक है। तो ओवरराइट को हम ओवरराइट अगर नहीं चाहते हैं कि हो कंटेंट या फाइल, तो उसके लिए एक ऑप्शन का यूज किया जाता है। वो उसी ऑप्शन को हम समझाना चाह रहे हैं, इसीलिए अभी ये देखिए सेम नाम से किया है हम लोगों ने कॉपी, ठीक है। तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कौन सा ऑप्शन हम यूज करेंगे, उसको बोला वी, नहीं नहीं, आई यूज होता है। आई स्टैंड फॉर इंटरैक्टिव, ठीक है। आई से होगा क्या, -i लिखेंगे आप, तो उससे होगा क्या कि वो आपसे पहले पूछेगा कि ये प्रेजेंट है ऑलरेडी, क्या आप करना चाहते हैं इसको कॉपी या नहीं। तो वो पूछ लेगा, इंटरैक्टिव उसको बोलते हैं। तो हम इसी डेस्कटॉप पे ही बता देते हैं, फोल्डर में नहीं जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो जैसे यही बता देते हैं cp यूज करके, cp -i, एंड उसके बाद हम लोग लिख देते हैं cp.txt एंड cp1.txt। अब देखिएगा होगा क्या, पूछेगा ना, ओवरराइट आप करना चाहते हैं, अगर y कहेंगे तो cp1 का कंटेंट, अरे cp का कंटेंट cp1 में ओवरराइट हो जाएगा। अगर n प्रेस करेंगे तो कंटेंट मतलब कॉपी ओवरराइट नहीं होगा। n कर दिया, नहीं हुआ, ठीक है। अभी देख लेते हैं हम लोग कि है क्या लिखा, cp और cp डॉट, फिर एक्चुअल में क्या है वो देखते हैं। और यहाँ मान लीजिए ये है, ठीक है। तो दोनों में तो खैर अभी एक ही है। अब मान लीजिए हम cp में कुछ और ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ लाइंस और ऐड करना चाहते हैं, ये जैसा ऐड कर दिया, ठीक है। कंट्रोल डी प्रेस किया। अब हम लोग देखते हैं कैट cp.txt, ठीक है। तो अभी इतनी नंबर ऑफ लाइंस है। अब हम लोग फिर से वो इंटरैक्टिव वाला कमांड चलाते हैं, ये ओवरराइट। अगर हम n करते हैं और फिर डिस्प्ले करते हैं, तो देखिए क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ कॉपी। और हम लोग यहाँ यस करते हैं तो देखिए क्या होता है, y किया और अब आ गया cp1.txt पे देख रहे हैं, cp का पूरा कंटेंट ओवरराइट हो गया cp1 में। तो ओवरराइट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम -i, जिसको हम इंटरैक्टिव बोलते हैं, इस ऑप्शन का, इस फ्लैग का यूज करते हैं। तो जब कभी भी कुछ ऐसा है कि आप कंटेंट को ओवरराइट करने से बचाना चाहते हैं, तो वो यूज कर सकते हैं इसका।
आवाज नहीं आ रही थी क्या बहुत देर से? आ रही सर है। अभी अब आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ये अभी देखिए क्या किया गया, -i फ्लैग का यूज किया गया है। हमें पता नहीं गलती से लग रहा है माइक्रो ये फोन ऑफ हो गया था। तो -i का ये इसका क्या होता है, इंटरेक्टिव। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ये रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग कि एक वार्निंग आ जाए कि डू यू वांट टू ओवरराइट। अगर यस करेंगे तो ओवरराइट हो जाएगा, नो करेंगे तो ओवरराइट नहीं होगा। तो देखिए CP1 में क्या कंटेंट था, ये था। अरे CP में ये कंटेंट है और CP1 में क्या कंटेंट है, ये है हेलो इनलाइन एक्स क्लास, और इसमें हेलो इनलाइन। ठीक है, अब हम लोग -i से इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एन किया मतलब ओवरराइट मत करिए। तो ये देखिए CP1 में क्या था, जो ऑलरेडी था कंटेंट वही डिस्प्ले हो रहा है। हम लोगों ने जब यस कर दिया, वाई कर दिया, तो क्या हो गया, पूरा का पूरा जो CP में था, cp.txt में, वो पूरा का पूरा ओवरराइट हो गया cp1.txt में। ठीक है, तो यूजर को आपको रिस्ट्रिक्ट करना है, ओवरराइट से बचाना है चीजों को, तो -i फ्लैग का यूज करते हैं। -i का मतलब इंटरैक्टिव। ठीक है, ये समझ में आ गया कि इसमें कुछ डाउट है? नो सर। हम लोग एक लास्ट कमांड देख लेते हैं आज के लिए, मूव कमांड जिसको हम लोग बोलते हैं। वो CP जैसा ही मिलता जुलता है। या मूवी। तो इसको आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। MV कमांड जिसको हम लोग मूव कमांड बोलते हैं। it is used to move a file or directory ठीक है, इसमें सिंटैक्स देख लेते हैं क्या है। तो हम लोग MV लिखेंगे, MV, और ऑप्शन हम लोग यूज कर लेंगे। अब ऑप्शन में क्या क्या हम, और ऑप्शन में या तो हम -v दें या -i दें, मतलब ओवरराइट करना चाहते हैं या नहीं, या हम लोग -f दें। ये 3 ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एंड हमको उसके बाद देना पड़ेगा सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स आपका फाइल भी हो सकता है, डायरेक्टरी भी हो सकता है, डेस्टिनेशन भी हमारा फाइल कोई हो सकता है या डायरेक्टरी भी हो सकता है। इसको करते हैं अभी क्लियर, और दो ठो नया डायरेक्टरी बना देते हैं। mkdir और यहाँ हम लोग दे देते हैं BCA नाम का एक फोल्डर, BCA फर्स्ट नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा डेस्कटॉप पे। ठीक है, और एक हम लोग दे देते हैं BCA 2 फोल्डर क्रिएट हो गया। अब BCA 1 2 अभी डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। अब देखिए क्या करते हैं, अगर हम MV करें और सोर्स हमारा मान लीजिए BCA 1 है, और हम चाहते हैं इसके कंटेंट को एक BCA 3 नाम के BCA 3 नाम के फोल्डर में, जो भी कुछ हो, अभी तो फिलहाल नहीं है, मान लीजिए कुछ कंटेंट होता तो क्या, अगर हम ऐसा करते हैं तो हुआ क्या, देखिए
BCA1 का पूरा BCA1 का फोल्डर का नाम ही चेंज हो गया। इसका मतलब एक और हमें इसमें मीनिंग पता चले कि MV कमांड एक एक्चुअली में एक तरीके का रीनेम कर रहा है फोल्डर को। पूरा का पूरा क्या कर रहा है, BCA1 को इसने BCA3 में कर दिया, पूरा का पूरा मूव ही कर दिया। तो हुआ क्या, BCA1 को मूव कैसे कर रहा है, BCA1 रिमूव कर दे रहा है। और पहले तो क्या कर रहा है, कॉपी कर ले रही चीजों को और BCA1 को रिमूव कर दे रहा है। तो ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये रीनेम कर दे रहा है। ठीक ऐसे ही जैसे हम लोग यहाँ लिखा ना file1.txt, file1.txt के कंटेंट को हम file2.txt में कॉपी मूव करना चाहते हैं, तो देखिए होगा क्या, ये क्या है फाइल, अच्छा फाइल की स्पेलिंग गलत है। तो देखिए file1 जो ये है, पहले इसका नाम क्या था, file1 था, अभी इसका नाम क्या होगा, file2 हो गया। अभी इसमें है क्या एक्चुअली में देख लेते हैं हम लोग, कैट और file2.txt, तो हेलो ये लिखा हुआ था। फिर से हम लोग कुछ करते हैं, जैसे यहाँ लिख देते हैं file2 एंड file1 लिख देते हैं, ठीक है। तो अगेन क्या हो जा रहा है, मूव हो जा रहा है कि पूरा का पूरा कंटेंट, और एक्चुअली में रीनेम ही हो जा रहा है वो। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि file1 जो हमारा है उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, BCA3 में मूव करना चाह रहे हैं। BCA3 लिखा, मतलब सोर्स लिखा और डेस्टिनेशन लिखा। देखिए हुआ क्या, BCA3 के अंदर फाइल आपकी 1 मूव हो गई। अब ls BCA3 देखेंगे ना, तो BCA3 के अंदर एक फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट हो गई, मतलब वही मूव हो गई पूरी की पूरी। अब डायरेक्टरी टू डायरेक्टरी हम लोग करते हैं, मान लीजिए हम चाहते हैं कि मूव करते हैं BCA3 में जो कुछ भी है वो BCA2 में आ जाए। वो देखिए हुआ क्या, पूरा का पूरा BCA3 ही मूव कर गया BCA2 में, मतलब एक डायरेक्टर को हम लोग दूसरे डायरेक्टर में मूव करा दी। अब ls BCA2 करेंगे तो देखिए क्या क्या है, BCA3 है, और BCA3 में क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग, BCA2/BCA3। तो एक BCA2 के अंदर BCA3 एक फोल्डर है, डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक file1.txt है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत आसान होगा, या नहीं है, आसान ही है। इसमें किसी को कुछ डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत सारे कमांड हम लोगों ने देख लिए। बचा है अब क्या, लेस। कैट कमांड तो हम लोग देख ही लिए हैं। फाइल कंपैरिजन बचा है, डिस्क रिलेटेड कमांड है, चेकिंग डिस्क फ्री स्पेस, सिस्टम स्टार्टअप, ये सब तो नॉर्मल है, इनिट एंड रन लेवल। कुछ कमांड्स और हैं, तो यूनिट 2 में कुछ कमांड्स हैं, ये आप लोग नोट करते जाइएगा कहीं, बाकी इसकी नोट्स तो क्लासरूम पे अपलोड होती ही जाएगी।